हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक विशेष जानकारी जो कि आप लोग चाहते थे कि सर इस पर वीडियो आना चाहिए। तो आज जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूं एमपीपीएटी 2025-26 की कुछ इन टर्म्स के बारे में। जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि कट ऑफ क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ समय बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फिर उसके बाद आपको जो है चिंता रहेगी कि कितने कट ऑफ पर कौन-सा हमें कॉलेज मिलेगा। तो कट ऑफ क्या होगा, वह हम आज चर्चा कर लेंगे। साथ ही जो नंबर ऑफ सीट्स होंगी कि कितने सीट्स किस कॉलेज में है और किन-किन सीट्स पर क्या-क्या आरक्षण है। तो लगभग सभी सीटों पर आरक्षण के सहित ही यहाँ जो है सिलेक्शन होने वाला है। तो कैसे जो है आरक्षण का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उसे भी आज हम समझ लेंगे। साथ ही नंबर ऑफ कॉलेज, कितने कॉलेज हैं एमपी में जो कि गवर्नमेंट बीएससी आपको कराएंगे, तो उसके बारे में समझ लेंगे। फिर हम रैंक ऑफ कॉलेज के बारे में समझेंगे। आप जब एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देने के बाद आपको आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि मुझे सबसे अच्छा कॉलेज कौन-सा रहेगा। तो सबसे अच्छा कॉलेज कौन-सा होगा उसे हम रैंक के अनुसार उसे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप उसे जाकर जॉइन कर लें, तो क्या रहेगा कि जो भी आपके पीएटी से रिलेटेड कोई भी नोटिफ़िकेशन या किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी होगी तो मैं वहाँ आपको प्रोवाइड करा दूँगा। देन बीएससी में जब आप आ जाओगे तब भी आपको वह जो ग्रुप है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप उसे जॉइन ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक कर देना। उससे क्या होगा कि जो ज़रूरतमंद है उस तक वीडियो पहुंच जाएगी और अगर आपके मन में हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कट ऑफ क्या होगा। तो जैसा कि सभी बच्चे आप जानते हैं कट ऑफ क्या होता है। तो कट ऑफ एक जनरल वह आंकड़ा है जिससे हम यह जज कर सकते हैं कि हमें जो है कॉलेज किस रैंक पर मिल जाएगा, किस कैटेगरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। कट ऑफ की बात करें तो जो हमारी जनरल कैटेगरी है, ये जो है, सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए। कट ऑफ, मैं तो आपको कट ऑफ बता सकता हूँ लेकिन कट ऑफ जो है डिपेंड करता है आपके पेपर पर। आपका पेपर किस लेवल का होगा वही बताएगा कि आपका कट ऑफ कैसा होगा। आपका पेपर अगर नॉर्मल रहेगा तो जो है कट ऑफ नीचे ऊपर होता रहेगा, या बोले तो इस तरह से होगा। लेकिन यदि आपका पेपर थोड़ा सा टफ हुआ तो ये आंकड़े जो है डगमगा जाएंगे। इसीलिए कट ऑफ की हम बात सिर्फ आपके एक दिमाग का जो आपके अंदर जो एक फ़ील है उसको ख़त्म करने के लिए हम सिर्फ़ कट ऑफ बना रहे हैं। एक्चुअल में कट ऑफ जो पर्टिकुलर कट ऑफ आप जिसको कहते हो कि क्या होना चाहिए, वो आपके एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा, कई सारे बच्चों के नंबर के बाद पता चलेगा। लेकिन एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ स्टूडेंट से मैंने जानकारी ली, उनसे मुझे पता चला कि क्या कट ऑफ रहेगा, तो वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि जो पिछले वर्ष हमारे जो जनरल कैटेगरी के छात्र थे, उनका सिलेक्शन जो है अपना 98 से 106 तक हुआ था। तो मतलब ये लास्ट कट ऑफ है। इसके अबव जो है आपको, और जैसे आपके 130 है तो आप हो ही रहे हो सिलेक्ट। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था, मिनिमम मार्क्स थे, वह 100 था जिस पे सिलेक्शन हुआ था जनरल कैटेगरी में। तो ये जो है उन बच्चों से डिस्कस किया गया है जो कि पिछले वर्ष जो आपके सीनियर्स होने वाले हैं, उनसे लिया गया ये डेटा है। तो जनरल कैटेगरी में हमारा 100 से 105 जाएगा। ईडब्ल्यूएस में ये एक्सपेक्टेड है। ईडब्ल्यूएस में वैसे कहें तो बहुत लोएस्ट जाने लगा है आजकल, चूंकि क्या है कि जनरल कैटेगरी से कम लोग अपीयर करते हैं और कम लोग अपीयर करते हैं और सीट्स जो हैं ज़्यादा हैं तो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, जिस कारण से ईडब्ल्यूएस में जो है ये रहेगा। ठीक है, 90 से अपना 100 के आसपास जो है ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ रहने वाला है। भाई अगर बात करें ओबीसी एनसीएल, एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। मतलब ऐसे ओबीसी स्टूडेंट्स जिनको अब तक कोई आरक्षण नहीं मिला है या जो पहले आरक्षण पाकर जो क्रीमी लेयर हो चुके हैं, उनको जो है ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण नहीं मिलेगा, एनसीएल को मिलेगा। एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर।
तो ये रहने वाला अपना 95 से 102 के आसपास रहेगा। वहीं अगर हम बात करें एससी और एसटी की, एससी और एसटी में थोड़ा सा अंतर है। इन दोनों कैटेगरी में क्या है, एक कैटेगरी को थोड़ा ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है, जो कि हमारा आई थिंक एसटी है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पता नहीं है, लेकिन हाँ, इनमें से एक कैटेगरी को थोड़ा सा ज़्यादा जो है दिया जाता है। और ये कट ऑफ जो है बच्चों के डिस्कशन के ऊपर मैंने तैयार किया है। एक्चुअल कट ऑफ जो है, आप लोग जब एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद जो आपका पेपर होगा, उस पेपर पर निर्भर करता है कि कट ऑफ क्या रहेगा। लेकिन फिर भी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जानकारी मैं दे देता हूँ। तो ये जो है एससी के लिए 87 टू 90 और एसटी के लिए 85 टू 90 रहेगा। तो ये आपका कट ऑफ है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो किस प्रकार हैं, किस किस कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि कट ऑफ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और कट ऑफ के ऊपर वीडियो आएगी, तो वो जो है आपके 100% आपका कट ऑफ रहेगा उसमें, क्योंकि हम काफ़ी सारा एनालिसिस कर पाएंगे, हमारे पास डेटा होगा। चलिए, तो आपके नंबर ऑफ सीट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ सीट्स जो है जेएनकेवीबी में, जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपनी 831 जो है 831 सीट्स हैं। सबसे ज़्यादा सीट जो है जबलपुर में ही है। उसके बाद जो है 396 सीट्स जो हैं आरवीएस के बीवी में। इस प्रकार टोटल सीट्स जो हैं वो हो जाएंगी अपनी 1227 सीट्स हो जाएंगी। इसमें जो है हमने ग्रामोदय कृषि विश्वविद्यालय महात्मा गांधी, जो कि चित्रकूट में है, उसको ऐड नहीं किया है। चूंकि उसे ना ऐड करने का एक और कारण रहा है, काफ़ी लोग उसे ऐड करते हैं, काफ़ी नहीं करते हैं। मैंने उसको ऐड इसलिए नहीं किया है क्योंकि उसका जो आईसीएआर एग्रीडेशन है कभी कभी आईसीआर उससे ले लेता है। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि आपको इन दोनों ही कॉलेज में एडमिशन मिले। उसका एक और कारण है, जो हमारा महात्मा गांधी ग्रामोदय कृषि विश्वविद्यालय है, उसकी थोड़ी फीस इन दोनों कॉलेज की फीस से ज़्यादा रहेगी। तो उसका व्यय भी हमें थोड़ा, एक स्टूडेंट हैं तो ये सब देखना पड़ता है। अगर आप सक्षम हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जो मीडियम वर्ग है, तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो आप कोशिश करना कि जेएनकेवीबी और आरवीएसकेवीबी दोनों में ही आपको एडमिशन मिले। उसका कारण ये रहेगा कि यहाँ आपको, अगर आप फ्री सीट्स पर हैं, तो आपको प्रत्येक साल जो प्रत्येक सेमेस्टर आपका रहने वाला है, उस सेमेस्टर में आपको जो है, 1 सेकेंड, आपका जो एक सेमेस्टर रहेगा, तो उस सेमेस्टर की जो आपकी फीस रहेगी फ्री सीट पर, वो 20,000 रहेगी। सॉरी, ये पेमेंट सीट पर आपकी रहने वाली है 20 से 22,000। और अगर आप फ्री सीट्स पर रहोगे तो फ्री सीट्स पर आपकी 8,000 से 9,000 के बीच, या बोले तो 7,000, लगभग 7,000 के आसपास रहती है। तो आप जो है उसको आसानी से खर्चा उठा सकते हो उस चीज़ का। लेकिन यही अगर आप ग्रामोदय में चले गए, तो वहाँ जो है फीस जो है इसका डबल आपको भरना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आपको जो भी सिलेक्शन लेना हो, जेएनकेवी आरवीएसकेवी में ही लेना है आपको, क्योंकि इतनी सारी सीट्स हैं, तो आसानी से एक अच्छे पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए ये आसानी से स्कोर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जेएनकेवीबी की ये पूरी सीट, जैसे कि 831, और आरवीएसकेवीबी की पूरी सीट 396। इन सीट्स में से लगभग 20% सीट जो है पेमेंट सीट पर रहेंगी, बाकी सीट जो है फ्री सीट पर रहेंगी। अब 20% सीट जो पेमेंट सीट पर रहने वाली हैं, उनके बारे में जरा देखते हैं। हमारी टोटल सीट्स हैं 1227, और इसका जो है 20% क्या रहेगा अपना, मतलब 246 सीट आपकी जो है पेमेंट सीट पर रहेंगी। इनमें से 246 जो है आपकी पेमेंट सीट पर रहने वाली हैं। 1227 सीट में से 246 सीट आप पेमेंट सीट पर अलग ही कर देना, उनको उनको काउंट ही मत करना, क्योंकि सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस रहेगी कि मुझे फ्री सीट मिले।
उसके बाद ही आप सोचोगे कि मुझे पेमेंट सीट मिले। तो इसमें जो है पेमेंट सीट का क्राइटेरिया ये है। और इसमें 5% जो है एनआरआई, नॉन रेसिडेंशियल जो रहते हैं, जो कि इंडिया के नॉन रेसिडेंशियल हैं, उन लोगों के लिए, एनआरआई के लिए 5% आरक्षण रखा गया है। तो वो 5% सीट आप और अलग कर दीजिए। 1227 इंटू 5, लगभग 61 सीटें। अब इन सीटों के बारे में क्या होगा कि 61 सीट पर एनआरआई होंगे तो उनको सिलेक्शन दिया जाएगा, यदि वे नहीं होते तो उनको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात, एनआरआई को पीएटी का एग्जाम नहीं देना पड़ता है, वे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं और उनका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो आप जो है ये ना सोचें कि वो हमारे साथ एग्जाम देंगे, नहीं, उनको कॉलेज आना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होते हैं तो उनको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो ये जो है 61 सीट जो है उनके लिए है। ठीक है। हमने सीट के बारे में जान लिया। अब हम जान लेते हैं हर कॉलेज में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है। तो सबसे पहले हम जेएनकेबीवी के बारे में ही जान लेते हैं। जेएनकेबीवी में जो जबलपुर कैंपस है अपना, वहाँ जो अपना यूआर कैटेगरी में अगर देखे जाए तो यूआर कैटेगरी में 14 सीट हैं। वहीं जो फीमेल के लिए है 10 सीट। और ये जो सेनानी होते हैं, स्वतंत्रता सेनानी, उनके लिए 0 सीट है यहाँ। पीडब्ल्यूडी यानी कोई फिजिकल एबिलिटी और फिजिकल जो रहती है डिसेबिलिटी, वह अगर आपके शरीर में कोई है तो आपके लिए 1 सीट वहाँ पर है। और उसके अलावा जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट हैं जबलपुर में, एग्रीकल्चर बीएससी के लिए। फिर बात करते हैं अनुसूचित जाति एससी के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए, उसमें भी यूआर के लिए रखी है उन्होंने 6 सीट। सभी वर्ग में उन्होंने यूआर रखी है। यूआर का मतलब है कि उस पर कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि एससी आए, एसटी आ सकता है, ओबीसी आ सकता है, जनरल भी आ सकता है। तो ये हर एक में कोटा इस प्रकार रखा गया है उन्होंने, और ये जरूरी भी है। इससे क्या है कि अगर एक वर्ग ने पूरी सीट फुलफिल नहीं की तो वहां किसी अन्य वर्ग को भी मौका मिले, इसके लिए इस प्रकार यूआर सीट का कोटा रखा जाता है। तो 15% सीट जो है एससी के लिए रखी जाएंगी, 21% सीट जो है एसटी के लिए रखी जाएंगी, और 27% ओबीसी के लिए रखी जाएंगी सीट्स। ये आपको समझ में आ गया। बाकी जो सीट्स बची वह हमारे यूआर के अंतर्गत रहेगा, और यूआर में आप महिला हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, और आप जो भी है आपको जो है यूआर कैटेगरी के अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए भी सीट्स हैं, जैसे 3 सीट हैं इधर, यहाँ 3 सीट हैं, और सभी वर्ग में उन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए रखा है। इस प्रकार जो है जबलपुर कैंपस में आपको 77 सीट देखने को मिलेंगी। अब ये कहाँ डिपेंड करेगा कि जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आप सोचेंगे कि सर मुझे जबलपुर चाहिए। जबलपुर कैसे मिलेगा? जबलपुर आपको तब मिलेगा जब आप जो है रैंक अंडर 77 के अंतर्गत आओगे। तो आपकी रैंक जो है 77 के आसपास होगी, तब जाकर आप जो है जबलपुर में एडमिशन मिलेगा। ये जनरल कैटेगरी के लिए। अब बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए जो है 77 के अब चले जाएंगे हम, थोड़ा सा 10 या 20 रैंक का डिफरेंट आएगा। बाकी एससी एसटी के लिए जो है इसमें रैंक का हेर फेर हो सकता है 100 से 200 तक। तो ये तो मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब आपकी मेरिट बनेगी, काउंसलिंग शुरू होगी उस समय। तो ये आपको सीट पता चल गया, जबलपुर में 77 सीट हैं। सेम इसका एक और कैंपस है जबलपुर का, रीवा। रीवा में भी 77 सीट रखी हैं, और टीकमगढ़ में भी 77 सीट हैं, गंज वासौदा में भी 77 सीट हैं, बारासिवनी में भी 77 सीट हैं, पवार खेड़ा में भी 77 सीट हैं। खुरई जो है अभी कुछ समय पहले नया कॉलेज खुला है, तो यहाँ भी 66 सीट हैं, और पन्ना जो है खुरई के बाद खुला हुआ है, तो इसमें भी 66 सीट हैं। हम बात करें तो टोटल योग जो रहा अपना 594 का हो जाएगा। 594 सीट जो है आपको जबलपुर कैंपस में देखने को मिलेंगी। अब बात करें कि ये तो थी एग्रीकल्चर की सीट्स, अब इसमें एक हॉर्टिकल्चर विभाग भी आता है। तो जबलपुर में जो है हॉर्टिकल्चर विभाग में 132 सीट हैं, और इसमें 2 कॉलेज हैं जबलपुर के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर में। पहला है अपना रहली,
ठीक है। और दूसरा है छिंदवाड़ा। इसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। कई सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर अगर हॉर्टिकल्चर मिला तो क्या करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा विथ स्कोप कि हॉर्टिकल्चर आपने कर लिया तो उसका क्या स्कोप होगा, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा। फिर इसके बाद वानिकी में आता फॉरेस्ट्री में। फॉरेस्ट्री का केवल एक ही इंस्टीट्यूट है और वह जबलपुर में ही है। तो उसमें भी 28 सीट हैं। फॉरेस्ट्री से भी काफ़ी सारे लोग जो है डिग्री करते हैं, तो अच्छा सब्जेक्ट है ये भी एक। बीटेक में बीटेक में है 77 सीट जबलपुर में। इस प्रकार जो है सब टोटल देखा जाए जबलपुर का, तो जबलपुर में अपनी 831 सबसे ज़्यादा वेटेज है। और आरबीएस के भी का कम वेटेज है, चूंकि इसके जो है कैंपस काफ़ी कम, कैंपस के अंतर्गत जो कॉलेज हैं वह कम हैं। अब ये जो है राजमाता विजयराजे सिंधिया का है। यहाँ कैसे हैं सीट का डिस्ट्रीब्यूशन? तो ग्वालियर में अपनी 88 सीट हैं, सेम इंदौर में भी 88 सीट हैं, और सीहोर में भी 88 सीट है। बाकी खंडवा में इन्होंने कम सीट रखी हैं, 66 सीट रखी हुई हैं। इस प्रकार 330 सीट जो अपनी एग्रीकल्चर की रहेंगी और हॉर्टिकल्चर की 66 सीट रहेंगी। अब जैसे कि यहाँ आपको फॉरेस्ट्री देखने को नहीं मिलेगा, साथ में आपको बीटेक देखने को नहीं मिलेगा। बीटेक और फॉरेस्ट्री दोनों ही कोर्स केवल जबलपुर द्वारा कराए जाते हैं। तो ये आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और आपको मैंने बताया था कि 5% एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंशियल इन इंडिया उनको मिलेगा, और 20% जो है पेमेंट सीट का आरक्षण है। बाकी आपका 15% 15% सीट जो है अनुसूचित जाति एससी, और 21% जो है एसटी के लिए है। तो मैंने आपको बताया था एक वर्ग के लिए ज़्यादा जो है आरक्षण मिलता है, तो एसटी वर्ग के लिए आरक्षण ज़्यादा मिलता है और एससी वर्ग के लिए उनसे थोड़ा सा कम मिलेगा। और ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण, जो कि अभी कुछ समय पहले लागू हुआ है 27% आरक्षण का, तो ये उनको प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब एक अपन जनरल आंकड़ा देखते हैं कि अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 15% सीट कितनी हो जाएंगी। 1200, शायद 27 थी या 20 थी, 1227। लगभग 200 सीट के आसपास आप मान के चलो, 185 सीट तो हो ही जाएगी। बाकी अगर सीट थोड़ी बहुत अप डाउन होती हैं तो सीट बढ़ जाएंगी। अब जैसे आप एग्ज़ाम दोगे तो उस समय तक हो सकता है कि एक नए कॉलेज के बारे में अभी सुनवाई में आ रहा है, अगर वह कॉलेज खुलता है तो हो सकता है सीट आपकी अपग्रेड हो जाए। आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ कॉलेज के बारे में। तो आपके कॉलेज कौन कौन से होने वाले हैं? जेएनकेवीवी के अंतर्गत रीवा आएगा, गंजवासौदा आएगा, रेहली आएगा, जबलपुर आएगा, पवारखेड़ा आएगा, टीकमगढ़, खुरई, बालाघाट, पन्ना और छिंदवाड़ा आने वाले हैं। तो ये अपने 10 10 कॉलेज जो है अपने जेएनकेवीवी के अंतर्गत संचालित हैं, जो कि ये एक यूनिवर्सिटी है। और आरवीएसकेवीवी के अंतर्गत अपने 5 कॉलेज हैं, ग्वालियर, सीहोर, इंदौर, खंडवा, मंदसौर। ये आपके कॉलेज रहने वाले हैं, लगभग 15 कॉलेज। ठीक है, इसके बाद एक आध कॉलेज और अतिरिक्त खुलता है तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे हम। अभी जो है वर्तमान में इन दोनों ही यूनिवर्सिटी का टॉप वेटेज भी है। तो आप जो है ग्रामोदय के लिए सोच रहे हैं तो आप ना सोचें, आपको ये कोशिश करना है कि हमें जबलपुर या जैन आरबीएस के भी मिले। ठीक है, अब कॉलेज की कुछ रैंक्स हैं। जैसे कि जबलपुर है, मैंने जबलपुर को टॉप पर क्यों रखा है, उसका कारण ये है कि यहाँ जो है आपको बेस्ट फैकल्टी मिल जाएगी एक तो, और आप जबलपुर में रहोगे तो सारी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी, इवन कोचिंग्स वगैरह ये सब फैसिलिटीज़ वहाँ मिल जाएंगी। और जबलपुर क्या है, यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ जो है आपकी टाइम टू टाइम क्लासेस होती रहेंगी, तो आपका नॉलेज भी डेवलप होगा। फिर सेम इसी तरह ग्वालियर भी है, लेकिन ग्वालियर से ज़्यादा जो है जबलपुर में आपको
ठीक प्रकार की माहौल देखने को मिलेगा। फिर ग्वालियर है, और सेम रीवा भी एक अच्छा कैंपस है, वहाँ भी आपको जो है अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। इसी प्रकार इंदौर भी एक टॉप सिटी में है, तो वहाँ आपको कोचिंग्स वगैरह मिल जाएंगी, क्योंकि आप भी जानते हो कि बीएससी के बाद आपको एएफओ करना है या कोई अन्य क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, तो आपको उसके लिए एक कोचिंग जो है कॉम्पिटिटिव की आवश्यकता होगी, और ऑफलाइन के लिए आप ज़्यादा सोचते हैं तो फिर आपको जो है ऐसी सिटी चूज करनी पड़ेगी। पवार खेड़ा। पवार खेड़ा में एक अनुसंधान केंद्र भी है, शायद गेहूं पर है। तो पवार खेड़ा में काफ़ी सारी रिसर्च भी होती है, एक अच्छी जगह है और अच्छी पैलेस है। तो आप वहाँ जाना चाहते हैं तो ये भी अच्छी जगह है। और बालाघाट तो बहुत ही सुंदर जगह है, सुंदर जगह है, कैंपस भी अच्छा है। तो ये भी है, ये लगभग 6 नंबर पे आता है। फर्स्ट और सेकंड पे ग्वालियर और ये जबलपुर और ग्वालियर हैं। फिर टीकमगढ़ भी एक अच्छी जगह है, छिंदवाड़ा में भी अच्छा कैंपस है, मंदसौर भी काफ़ी अच्छा, बहुत शानदार कैंपस है, सीहोर भी अच्छा है। गंजवासौदा और रेहली, खंडवा, खुरई, पन्ना, इन कॉलेज को आप थोड़ा जो है लोएस्ट रेफरेंस देना, क्योंकि यहाँ अभी फैसिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं। कॉलेज जो है बहुत समय पुराने बने हुए हैं, तो फैसिलिटीज़ अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। मुझे अभी पता है कि गंज वासौदा में जो है नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, तो वहाँ भी अच्छी खासी फैसिलिटीज़ शुरू हो गई हैं। लेकिन रेहली, खंडवा, खुरई, पन्ना, ये जो है नई जगह हैं। इवन खुरई में तो शायद एक स्कूल में जो है कॉलेज को संचालित कर रहे हैं। पन्ना भी एक पुराने किसी कॉलेज में, एग्रीकल्चर कॉलेज को ओपन किए हुए हैं। तो इस प्रकार जो है रेहली, खंडवा, खुरई, पन्ना, इनको आप लोएस्ट रेफरेंस में रखना। बाकी ये जो रेफरेंस है आप उसी प्रकार अपनी काउंसलिंग में रेफरेंस रखोगे तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बेस्ट मतलब अगर आप चाहते हैं कि बीएससी में कुछ अच्छा हो या नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो ये रेफरेंस आपको रखना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइए, और एग्ज़ाम के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।